Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 2. In this video, we'll cover the industrial development during 1950-1990. भाई इंडिपेंडेंस मिल गई. We were a depleted economy, पॉवर्टी स्ट्रक इकोनॉमी, हंगर स्ट्रक इकोनॉमी. ना हमारा एग्रीकल्चर प्लेस में था, ना हमारी इंडस्ट्री प्लेस में थी. ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली ख़त्म कर दिया था और एग्रीकल्चर को भी बिल्कुल रुइन कर दिया था अपने लिए, बिकॉज दे वांटेड टू मेक इंडियन इकोनॉमी अ फीडर इकोनॉमी. तो भाई जब देश को आज़ादी मिली तो हम लोगों ने डिसाइड करा दैट वील हैव अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी. एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन लिया, जो बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा. पर भाई अब इंडस्ट्री को कैसे ठीक करें? इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी. तो इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो हम लोगों ने कदम उठाए वो बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि हमारी जो डेफिनेटली पूरी पॉपुलेशन थी वो बहुत पुअर थी. और पुअर होने की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड नहीं आ रहा था. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि सब इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर किसी पुअर नेशन को डेवलप करना है तो उसकी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बेटे इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो एग्रीकल्चर उस लेवल पर जनरेट कर ही नहीं सकता एम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ती है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है. इसीलिए जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और लार्जर नंबर पे होती है. जब हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तभी हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन आती है और प्रॉस्पेरिटी आती है. तो इसीलिए इंडस्ट्री को डेवलप करना ज़रूरी था. लेकिन इंडस्ट्री को डेवलप कौन करे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो थे नहीं, ना ही इकोनॉमी में पैसा था. तो भाई इस समय जो गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत ज़्यादा बन जाता है. और इसीलिए जो हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की डिसीजन था, उसके अंदर जो रोल ऑफ स्टेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो रोल ऑफ स्टेट क्यों बढ़ गया? एक तो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल ही नहीं था टू टेक अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या थी कि ज़्यादातर लोग पुअर थे, तो इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं थी, मार्केट ही नहीं था. तो अगर एंटरप्रेन्योर पैसा लगाए भी प्राइवेट कहीं से लेकर, तो उसको अपना एक मार्केट तो दिखना चाहिए. तो भाई ऐसे में जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट का रोल होता है वो बहुत बढ़ जाता है. तो द मार्केट वर नॉट बिग एनफ टू एनकरेज एंड अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू प्रोड्यूस. दे का मतलब यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है. और तीसरी बात, स्टेट का रोल क्यों बहुत बड़ा था? क्योंकि हमने तो डिसीजन ही लिया था कि हमारे यहाँ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, सोशलिस्ट लाइन पर हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे. तो ऐसे में स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है, ना कि वे लीड करता है, ना कि वो लीडरशिप लेता है. तो इसीलिए हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल में इंडिपेंडेंस के बाद आगे आया. और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी अडॉप्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जिसको हम बोलते हैं आईपीआर 1956. ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये हमारे उसी गोल को लेके थी दैट वील हैव अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट विल कमांड state will control the commanding height of the economy. Industrial Policy Resolution 96 was adopted. और इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही जो हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो इम्प्लीमेंट हुए थे. अब ये जो 1956 का रेजोल्यूशन है, इसके हिसाब से हमने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा. फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज थी विच वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. और ये वो
इंडस्ट्रीज थी विच वर ऑफ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, रेलवेज हुआ, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, वो सब चीज़ें किसने प्रोड्यूस करने की अपने पास रखी? स्टेट ने। फिर सेकंड कैटेगरी थी जिसके अंदर जॉइंट वेंचर टाइप्स वेंचर्स चलेंगे, जिसके अंदर लीड तो गवर्नमेंट ही करेगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है। और जो थर्ड कैटेगरी थी वो उन इंडस्ट्रीज की थी जो मानते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जब हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी तो हमारे यहाँ स्टेट ने कमांड ली अपने हाथ में, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कंपनीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हर इंपॉर्टेंट चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी गई, और प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करने के लिए उनके लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर अननेसेसरी रिसोर्सेज ना वेस्ट कर दे, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उस समय हमारे देश को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा था, और हमारे यहाँ डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रीज अगर फालतू लग जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सहारा लिया। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है? इज एन अथॉरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू परमिट द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री और टू स्टार्ट सर्टन फंक्शंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट जिस इंडस्ट्री को लाइसेंस देती थी, जिस एंटरप्रेन्योर को लाइसेंस देती थी, वही इंडस्ट्री लगा सकता था। भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। अब कैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करते थे? जिसको भी, जिस इंडस्ट्री को भी वो एनकरेज करना चाहते थे उसी को लाइसेंस देते थे। कोई भी इंडस्ट्री लाइसेंस लिए बिना चालू नहीं हो सकती थी। सो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, but it was kept under state control through license system. Through the system of licenses, no new industries was allowed unless license is obtained from the government. और अगर कोई बैकवर्ड रीजन में लगाता था इंडस्ट्री तो उसको लाइसेंस ज़्यादा आसानी से मिलता था। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती थी? जिससे कि जो बैकवर्ड एरिया है वो भी डेवलप हो, इक्विटी का गोल हमारा इस्टेब्लिश हो पाए। और अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चाहती थी अपना काम बढ़ाना या डाइवर्सिफिकेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो लगा लिया उसने, उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज थी वो मेक श्योर करती थी लाइसेंस उसी को दिया जाए जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, जो इकोनॉमी में ज़रूरत है उसी की प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दिया जाता था। अब जिसको लाइसेंस दिया जाता था बैकवर्ड एरिया के लिए, उसको और भी बड़ी सारी चीज़ें हेल्प करती थी, जैसे उसको टैक्स कंसेशन दिया जाता था, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ते दामों में मिलती थी। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी थी उनकी, वो रीजनल इक्वालिटी के लिए थी कि हमारा जो गोल ऑफ इक्विटी है वो अचीव हो पाए। तो गवर्नमेंट डिड वेरी वेल इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज विच वर नीडेड फॉर द इकोनॉमी। बट फिर देखा गया कि जो छोटे सेक्टर, छोटे पैसे वाले हैं, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो उसकी प्रमोशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा गया। और ये 1955 में कार्वे कमेटी बनी, उसने सजेस्ट करा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। भाई रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए था? इंडस्ट्रीज चाहिए थी। अब बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो थे नहीं इंडस्ट्री लगाने वाले, और वो भी जाके बैकवर्ड एरिया में लगाएं, ये बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या सोल्यूशन निकाला कार्वे कमेटी ने कि लेट्स हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हुआ करती थी? जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज हुआ करता था या उससे कम हुआ करता था। आज ऑफ कोर्स इसकी लिमिट बढ़ के 1 करोड़ रुपया हो गई है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उसके अंदर लेबर ज्यादा हुआ करता था। तो देखिए थोड़े पैसे में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। इससे बेटर क्या हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए? और जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर पैसा भी ज्यादा लगता था, लेकिन
अगर आप कंपेयर करो तो वो इतनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट करती थी। तो ये मॉडल बहुत अच्छा लगा गवर्नमेंट को, तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बेनिफिट्स रखे। अब वो क्या बेनिफिट थे? सबसे पहला बेनिफिट था कि कुछ प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेगी, ऐसी बात रिजर्व कर दी गई कि भाई कोई भी बड़ा प्लेयर ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, भुजिया, अंकल, ये जो चिप्स हैं, ये सब पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी। आज इसको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही है, अंकल चिप्स टाइप, हल्दीराम टाइप्स। लेकिन उस समय सिर्फ स्मॉल एंटरप्रेन्योर उसको बनाता था, और उनको टैक्स कंसेशन मिलता था, उनको सस्ती बिजली मिलती थी, बैंक लोन जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इससे बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ। ओके, आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ये वीडियो 2-3 दफा सुनिए, तो आपको जो सारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद होने लगेंगे। Okay, so happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe this video so that you continuously get the notification of my future videos. Happy learning.